गैसियस स्टेट में जो तुम लोगों को काम दिया गया था उसमें जो डाउट्स तुम लोगों ने पूछे हैं उसको लेकर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक है डाउट के फॉर्म में रेज किया गया है। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड possess लीस्ट एनर्जी whereas those ऑफ द गैस possess हाईएस्ट एनर्जी। अच्छा तो देखो क्वेश्चन में पहले तो ध्यान से देखना, नॉट करेक्ट पूछा है। तो हो सकता है तुम में से कई लोगों के दिमाग में मेंटली नॉट वर्ड हट जाता है अपने आप। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है इससे पहले, और हम लोग करेक्ट मार्क कर देते हैं और हमें लगता है करेक्ट तो इतने सारे मतलब क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है या फिर ये मोर देन वन चॉइस वाला है। तो नॉट वर्ड पे प्लीज़ फोकस करिएगा। तो ये बात सही है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में क्योंकि मोशन सीज हो जाता है, और क्योंकि अगर उनके पास मोशन सीज हो जाता है तो ऑब्वियसली उनके पास एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू द गैसेस। ये वाली चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी है। याद करो जब 9वीं कक्षा में थे, साइंस में एक चैप्टर था कि 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, दोनों में से कौन ज़्यादा हाथ जलाने में सक्षम है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें ये जवाब मिल गया होगा। तो इसीलिए पहला वाला जो है वो करेक्ट है। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर फर्स्ट तो नहीं हो सकता। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट गैस ऑफ इज लोएस्ट। देखो कुछ सॉलिड्स के लिए मे बी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, बट अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू है। गैसेस की डेंसिटी कम होती है तभी तो गैसेस, मतलब क्या बोलूँ मैं, एनवेलप बना के रखी है एनवायरनमेंट का, है ना। तो ये भी आप लोगों का स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन देखो वहाँ पे क्या कहा है, गैसेस एंड लिक्विड पॉसेसेस अ डिफिनाइट वॉल्यूम। अब तुम्हें इसमें अगर मैं बता दूँ गड़बड़ तुमने कर दी तो तुम्हारे चरण स्पर्श करने लायक चीज़ है। जब तुम छोटे थे, जब सॉलिड लिक्विड गैस, बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ रहे होगे, आई जस्ट डोंट नो कौन से स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, बट 9th में तो था, इतना तो मुझे याद है। 9th CBSE में है, चैप्टर नंबर 1 ही है बल्कि ये साइंस की बुक में। तो गैसेस एंड लिक्विड्स में गैसेस का डिफिनाइट वॉल्यूम कैसे होता है, बल्कि गैसेस तो जिस कंटेनर में रखी जाती हैं, जिस भी टाइप के, उस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये जो वर्ड है ना गैसेस और डिफिनाइट वॉल्यूम, ये गलत है। तो यानी कि अभी तक मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो मुझे गलत मिला है, और वैसे कि ये सिंगल चॉइस है तो ऑब्वियसली इसका आंसर, करेक्ट आंसर ही होगा, बट स्टिल हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड पॉसेस वाइब्रेटरी मोशन। बिल्कुल, देखो ये 9th क्लास की केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 9th क्लास नहीं भी आती है तो ध्यान से सुन लो, हर पार्टिकल मोशन करता है। अब वो रोटेशन भी करता है, ट्रांसलेशन भी करता है, वाइब्रेशन भी करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोशंस भी होते हैं कुछ, वो भी वो करता है। लेकिन जब आप किसी पार्टिकल को गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आप उसके मैक्सिमम मोशन आप उसके सीज कर देते हो। अब जैसे गैस है, वो भाग रही है, मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही होगी, हो सकता है भागते भागते रोटेट भी हो रही होगी, रोटेशनल मोशन भी कर रही होगी। बट जब आप उसी गैस के पार्टिकल्स को लेट से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो आप उसका ट्रांसलेशन रोक देते हो, लेकिन वो अपनी ही पोजीशन के पे बैठे बैठे वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। अभी जैसे तुम्हारे सामने कोई भी सॉलिड रखा होगा, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो रोटेट कर रहे होंगे। तुम्हें फील नहीं हो रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट वो हो रहा है। एनर्जी भले ही बहुत कम है बट वो हो रहा है। तो सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, और उसने नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा था तो सी है। मान लेते हैं किसी को डी ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मान लेते हैं, तो एक इंसान को अगर सी ऑप्शन के बारे में नहीं आइडिया हो, ये मैं नहीं मान सकती। सॉलिड लिक्विड गैस की बेसिक केमिस्ट्री छोटे बच्चों वाली, ये वो है। अच्छा, और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को भी डाउट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बोयल्स लॉ। ओके, देखो अगेन यहाँ पे बातचीत हो रही है डज नॉट। तो जैसे कि हम जानते हैं बोयल्स लॉ के बारे में, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो एक कर्व तो बोयल्स लॉ के लिए बहुत फेमस है, वो है ए वाला। तो यानी कि ये तो इसका करेक्ट ग्राफ होगा ही होगा। अगर करेक्ट पूछना होता तो मैं ए मार्क करती, बट यहाँ पे उसने डज नॉट पूछा है, तो डज नॉट के लिए तो मुझको ढूंढना पड़ेगा कि कौन उसको करेक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। डी वाला भी भैया करेक्ट है, अगर कोई गधा ये मुझे बोल रहा है कि मैडम डी वाला इनकरेक्ट है तो
शत शत नमन। ये सारी चीज़ें तुम्हारी नोट्स कॉपी में, ए और डी ये दोनों नोट्स कॉपी में। अब बात आती है बी और सी, इसमें मुझे बात करनी, तो देखो ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट करने को बोला जा रहा है, लॉग पी। अच्छा, और यहाँ लिखा है लॉग वी इनवर्स, यानी कि बेसिकली लॉग 1/v। अभी लॉग कहाँ से लाओगे आप? अच्छा, कर लेंगे। ये जो आपके पास पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है यानी कि p इक्वल टू k/v, इसके दोनों तरफ आप लॉग ले लो, तभी तो आप ग्राफ प्लॉट कर पाओगे ना, दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग p इक्वल्स टू लॉग k और अपॉन माइनस लिखना पड़ेगा यार, माइनस लॉग v। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग p इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग 1/v। लॉग की प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं ना, जैसे अगर कहीं लिखा है लॉग 1/2 तो क्या तुम इसको माइनस ऑफ लॉग 2 लिख सकते हो ना, बस मैं वही चीज़ वहाँ पे की हूँ। डोंट यू थिंक लॉग p को हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, लॉग 1/v को हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, तो ये y इक्वल टू आपका mx प्लस c वाला फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, स्लोप, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखकर यहाँ पे आपको स्लोप कितनी नजर आ रही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब मैथमेटिकली m इक्वल टू 1। अगर स्लोप पॉजिटिव आती है ना, इसका मतलब होता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का, जो स्ट्रेट लाइन है वो अप 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 जा रही है। तो अभी जो तुम्हारा सी ऑप्शन है, अगर मैं उस ग्राफ को देखूं तो तुम्हारा ग्राफ नीचे आ रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग, ये तो गलत है इसलिए। और जो बी ऑप्शन है देखो, उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्लोप को ही देखकर मैं पहचान सकती हूँ। दूसरा तरीका, लेट से किसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पच नहीं रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे थीटा बराबर 45 दिया है, यानी कि स्लोप क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 45 आपका कितना आएगा, 1। स्लोप यहाँ पे 1 है, देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में स्लोप भी 1 आ रही है। और अगर मैं tan 145 की बात करूँ तो tan 90 प्लस 45 बोलो क्या होता है, माइनस ऑफ tan 45, मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री, इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे अगर थीटा 135 डिग्री है तो स्लोप बताइए कितना आ रहा है, -1। लेकिन अगर हम ग्राफ लॉग p वर्सेस लॉग 1/v के प्लॉट करते हैं तो स्लोप 1 आनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। तो इकलौता ऑप्शन जो गलत है वो है आपका सी, सो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में डज नॉट पूछा था। अब मैं बता दूं, पेपर में डज नॉट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, यही सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको अंडा देते हैं। ठीक है, तो उन अंडों से बचें, उनमें जाके ना पाँव मत भिगा लेना। 7th वाले में आते हैं, इसके बाद मेरे को 7th वाला डाउट पूछा गया है। ऐसा लगता है कि सारे थ्योरी वाले ही डाउट पूछ लिए हो तुम। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है, ठीक है। अगर पी वी इक्वल टू एनआरटी में मैं वी को कांस्टेंट कर दूं तो यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। अच्छा, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियस है कि हमने जो तीनों लॉज डिराइव किए हैं, बोल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसमें एन की वैल्यू कांस्टेंट रख कर ही आपने बात की है। प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू, अब पूछ रहा है कि इसके रीज़न क्या है, ठीक है, कि क्यों प्रेशर टेम्परेचर के साथ भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अच्छा, तो अगर मान के चलते हैं आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ओके, एक मिनट, अभी तुमको मैंने रेट ऑफ कोलिजन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, ये वाले टॉपिक, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको मेरे को भी देख लेने दो कि अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम रख दिया तो आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन क्यों इंक्रीज करेगा वो बस उतना बेचारा तुमसे पूछ रहा है, इसके रीजंस पूछ रहा है। तो जो रीजंस नहीं हो सकते पहले हम लोग उस पर बातचीत कर लेते हैं, ताकि मुझे फ़िल्टर करने में मदद मिले कि अच्छा हाँ, कि इसमें से मैं किन चीज़ों को हटा सकती हूँ। तो पहले वो बोल रहा है इंक्रीज रेट ऑफ कोलिशन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिशन बढ़ेगा और कोलिशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो पहली बार अगर मैं प्रेशर को क्या करती हूँ, आप लोगों का इंक्रीज़ करती हूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है वो आप लोगों का इंक्रीज़ नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को दबा दे रहे हो ऊपर से तो ऐसे केस में आपका कैसे आप बोल सकते हो कि उसमें कोलिजन बढ़ेंगे, बल्कि आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कोलाइड होने से। तो ये तो देखो सही बात है नहीं, तो इसीलिए बी ऑप्शन तो आप काट दो। अच्छा, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये वही स्टेटमेंट है जो ऊपर बी में लिखी है। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो मतलब पार्टिकल्स को क्लोज ला रहे हो।
अगर पार्टिकल्स खुद ही आपस में बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे तो वो किसी कंटेनर से फिर क्यों कोलाइड होंगे? अच्छा, अब कंटेनर से ही कोलाइड होने की बातचीत यहाँ तो नहीं लिखी, आप क्यों बोल रहे हो कि कंटेनर से ही कोलाइड होकर प्रेशर डेवलप हो रहा होगा? यहाँ पे जो प्रेशर की बात की जा रही है वो गैस के मॉलिक्यूल और कंटेनर की वॉल, उसके बीच के जो कोलिजन्स होते हैं ना, उनके बीच के बारे में बात की जा रही है, गैस और गैस नहीं। क्योंकि ये जो वर्ड बोला गया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, और आइडियल गैसेस में तो भैया मानकर चलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्टिव फोर्सेस नहीं हो। और अगर तुम कह रहे हो कि इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, तो इंटरैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से फिर तो वहाँ पे प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमने रियल गैसेस में पढ़ा है, तो ये तो सी भी नहीं हो सकता। तो देखो इस तरीके से ना चीज़ों को फिल्टर किया करो। डिक्रीज इन मीन फ्री पाथ, मैंने अभी मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक तुम लोगों को क्या कहते हैं सिखाया नहीं है, वैसे इसका करेक्ट आंसर ये होगा नहीं। एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड क्योंकि इंक्रीज हो जाती है, कैसे? इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड का? अभी सिखाए हैं। कौन से टॉपिक? आई थिंक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बाद ही सिखाया है। RMS मोस्ट प्रोबेबल। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? √8 RT अपॉन पाई एम। यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप लोगों के √ टेम्परेचर के, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर आपके कैसे थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो ए होगा। तो ये आएगा आपका 7th का ए। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। तो नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है ये? आपके पास एक 2.24 लीटर का सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है 1 atm में, और 273 केल्विन इज फाउंड टू डेवलप अ लीकेज व्हेन द लीकेज वाज प्लग्ड, मतलब ठीक करवा दिया गया, प्रेशर घट गया। ऑब्वियस है कि कुछ गैस के पार्टिकल्स एस्केप आउट हो गए होंगे तो प्रेशर तो घटेगा ही घटेगा। तो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल एस्केप आउट हुए। ये कैसा डाउट है भाई? इसमें मतलब क्या मैं बोलूँ, ये तो डाउट ही नहीं है। ये डाउट कैसे हो सकता है? तो सबसे दुनिया का आसान सवाल है, इसको तो गैसियस स्टेट में इसका होना ही इसका हक नहीं है। कैसे? देखो पहले तो यहाँ पे देखो 1 atm 273 केल्विन बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो अगर दो तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों बता देती हूँ। पहले एक से चलो कर लो। गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले आप इतना तो निकाल लो कि इनिशियली आपके पास मोल्स थे कितने, ठीक है, आप ये निकाल लो। तो अब इसको निकालने के लिए एक स्टूडेंट क्या करेगा? बड़े खुशी खुशी जाएगा, जाकर वहाँ पे कैलकुलेट करेगा PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT से वो N कैलकुलेट करेगा कि पहले इतने थे, बराबर मैं कह रही हूँ। अच्छा, फिर दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि आपने पहले N इनिशियल कैलकुलेट किया। अब आपका जो नया वाला प्रेशर है वो है 570 mm ऑफ Hg। अब मैं बता दूं, ऊपर का प्रेशर आप ATM में ले रहे हो, नीचे का mm ऑफ Hg में, सो नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। तो आप क्या करोगे? आप फाइनल वाला निकालोगे, लेकिन उसके लिए आपको इस प्रेशर को डिवाइड करना होगा 760 से, ताकि ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाए? आप लोगों के ATM में। जो भी आएगी वैल्यू वो ATM में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको अगर ये निकालना है कि कितने मोल्स एस्केप आउट हुए, तो आप N फाइनल माइनस N इनिशियल कर लो। ऑब्वियस है कि N इनिशियल माइनस N फाइनल करोगे, क्योंकि ज़्यादा माइनस कम, बट मैंने आगे मॉड्यूलस लगा दिया है तो प्लीज़ उस पर आर्ग्यू मत करना, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका जो है, एक स्टूडेंट इस तरीके से भी इसको अप्रोच कर सकता है कि देखिए मैडम, पहले प्रेशर था 1 atm यानी कि 760 mm ऑफ Hg, है ना, और अभी प्रेशर है 570 mm ऑफ Hg। इसका मतलब जो गैस बाहर भाग गई, वो गैस भाग गई तो उसके साथ कितना प्रेशर भाग गया, मतलब उस गैस के भागने की वजह से कितना प्रेशर भी भाग गया। तो हम ये बोलेंगे कि गैस भाग गई, जो एस्केप्ड गैस थी उसकी वजह से जो प्रेशर भी एस्केप हुआ वो कितना है? 760 माइनस 570, जो कि आ जाएगा आपका 600, 160, 190, यानी कि 190 mm ऑफ Hg प्रेशर भाग गया, बराबर। अच्छा, अब बात आती है आप लोगों के क्या करने की? मोल्स निकालने की। तो मोल्स निकाल लो। क्या होता है? PV इक्वल्स टू NRT, PV अपॉन में RT। प्रेशर जो भाग गया, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? मोल्स जो एस्केप आउट हुई, तो प्रेशर भी आपको कौन सा वाला लिखना चाहिए? वो प्रेशर जो एस्केप आउट हो गया,
ठीक है, वो प्रेशर जो एस्केप आउट हो गया, जो कि हमें पता है फिलहाल इस केस में कितना है, 190 mm ऑफ Hg है ना। अच्छा, वॉल्यूम, अब बात आती है मैडम वॉल्यूम का हम लोग क्या करें। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है, अब कई लोगों को इसमें डाउट ये आ जाता है कि क्योंकि गैस भागी बाहर, तो मैडम जहाँ भाग के गई है वहाँ का वॉल्यूम लेंगे ना। नहीं भाई, वॉल्यूम तुझे वही वाला लेना है जिस सिलेंडर से वो भागी है, यानी कि ये आपका कितना आएगा, ये वाली वैल्यू 2.24 लीटर। अब ध्यान रखना आर की वैल्यू जो तुम पुट करने वाले हो वो 1/12 पुट करोगे, यानी कि लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, कैलोरी इनवर्स वाली लीटर एटीएम। तो यहाँ जो प्रेशर पुट कर रहे हो गधे जैसे 190, वो 190 नहीं पुट करना, वो 190 डिवाइड बाय 760 पुट करना। और टेम्परेचर कितना दिया है, तो टेम्परेचर तो वही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना बोला है कि पहले सिलेंडर मतलब कहीं आग लग गई कमरे में, टेम्परेचर धीरे धीरे कमरे का बढ़ता गया, फिर ब्लास्ट हुआ, उसी 273 पे लीकेज हुआ, क्योंकि किसी दूसरे टेम्परेचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपना आंसर निकाल लो, आंसर आ ही जाना है। ठीक है, चलो मैं आपको फिलहाल सेकेंड तरीके से निकाल के दे देती हूँ। तो P आपके पास कितना है, 190 डिवाइड बाय 760, तो 0 तो कट गया। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद बचता है 19 और आपका 76, तो 19 का टेबल पढ़ लो, 19 4 जा 76, यानी कि बेसिकली मेरे पास प्रेशर होगा 1/4, तो ये हो गया 1/4 प्रेशर। वॉल्यूम कितना है 2.24 अपॉन में आर कितना है 1/12, अप्रॉक्स वाला ले रही हूँ मैं, हाँ तुम चाहो तो एक्यूरेट वाला ले सकते हो 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर तो ऑलरेडी कैल्विन में दिया है, दैट इज 273। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 9 जा 91। तो बेसिकली तुम्हें 2.24 को डिवाइड करना है 91 से। लो, अब जैसे तुम 2.24 को अगर 91 से डिवाइड करने भी जाओगे तो अपना कैलसी उठाओ, डिवाइड कर लो। तो जैसे मैंने किया बाजू में अपने, तो इसका आंसर आता है 0.0246। अब देखो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा ए। ये मैंने तुम्हें सेकेंड तरीके से निकाल के दिया कि जितना प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट हुआ है आप वैसे कर लो। या तो इसका दूसरा तरीका भी है, बताइए क्या, कि आप पहले पगले समान इनिशियल मोल्स निकालो, पगले समान फाइनल मोल्स निकालो, फिर दोनों के बीच का एस्केप करो। अगर आप वो तरीका भी करते हो ना तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है, देखते हैं। क्योंकि इनिशियल मोल्स आप अगर आप निकालेंगे तो आप पी इनिशियल रखेंगे, पी इनिशियल आपके पास बताइए कितना है 760 mm ऑफ Hg। अच्छा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, आर तो चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि बेसिकली वॉल्यूम अपॉन RT मैं कांस्टेंट निकाल के इसको ऐसा लिख सकते हो, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। तो ये तो वही चीज़ हो गई ना सेकेंड मेथड में, बताइए। हाँ, बस ऐसा मत करना कि पगले समान पूरा PV/RT करके पहले इनिशियल मोल्स निकाल रहे हो। हमेशा केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आप कॉमन निकाल सको। तो 12th वाले में कोई भी गड़बड़ नहीं है। एक और डाउट है क्वेश्चन नंबर 20, उस पर भी बात करते हैं। बोला गया है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड, मतलब कितनी एयर बाहर भागेगी एक वेसल से जिस वेसल का वॉल्यूम इतना दिया है, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस एट सेम प्रेशर। ओके, अगर सेम प्रेशर की बात हो रही है मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि फॉर्मूला विल बी V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब मुझे V1 दिया हुआ है, उसका इनिशियल वॉल्यूम बोलो कितना 300, मुझे उसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बोलो कितना 300 है ना। कैल्विन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो 300 ही होगा। V2 मुझे निकालना है, V2 मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम। V2 का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है, एट कितना आपका 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। V2 का मतलब ये नहीं होता कि कितनी वॉल्यूम बाहर गई, V2 वो वॉल्यूम है जो कि हम लोगों को कहाँ पे मिलती है, आप लोगों के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलती है, यानी कि ठीक है। तो ये आ गया 310, तो यहाँ से V2 की कैलकुलेशन आ गई आपके पास 310। अब कई पगले लोग क्या करेंगे, इसका आंसर मार्क कर देंगे 310। अब जो इसका आंसर 310 मार्क करेगा, ठीक है, अब जो इसका आंसर 310 मार्क कर देगा उसका तो आंसर क्या होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 310 ठीक है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, 310 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अभी
जब हम लोगों ने आप लोगों के क्या किया, उस गैस को हीट किया 27 से 37 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप लोगों की कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाएगी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर उस वेसल से बाहर जाएगी, हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर क्या करेगी, बाहर जाएगी। तो इसमें किसी इंसान का आंसर 310 आता है, वो तुरंत मार्क कर देता है कि लो मैडम इसका आंसर क्या है, 310। ठीक है, बट इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 300। ठीक है, अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो कितना है, 310। तो ऐसे में अब कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जानी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि उनका डिफरेंस अमाउंट वहाँ से बाहर जाना चाहिए। सो अगर डिफरेंस अमाउंट बाहर जाना चाहिए तो 300 और आपके 310 इसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप लोगों का कितना हो जाना है, वो हो जाएगा आप लोगों का 10। सो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 10। अब देख लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन है, ये है सी। अब आई डोंट नो कि क्यों वहाँ पे 37 सेंटीमीटर क्यूब वाला तुम लोगों को पर्टिकुलरली ऑप्शन दे के रखा था। उस ऑप्शन की तुमको वहाँ पे नीड नहीं थी, बट स्टिल इट वॉज देयर। तो ये इसका आंसर है सी। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या डाउट्स थे, मैंने वो सब पढ़ा भी नहीं है कि आपके क्या डाउट्स थे क्या डाउट्स नहीं थे। मैं सिर्फ अपना सोल्यूशन तुम लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, उसमें अगर तुम्हारी कहीं भी कैलकुलेशन एरर हुई है या कंसेप्चुअल एरर हुई है तो उसको ढूंढो कि कहाँ पे अंडा दे दिया है और उस अंडे को ठीक करो कि अच्छा हाँ करके यहाँ पे इतना इतना हमसे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ओके, बस ख़त्म हो गई ये कहानी। अच्छा, अब एक डाउट प्रियांशु ने भी भेजा है, उसका देख लेते हैं। 2 मिनट को ढूंढना पड़ेगा उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है डाउट। ठीक है, देख लेते हैं 5 वाला किधर है। एट व्हाट टेम्परेचर द सैंपल ऑफ नियॉन ओके वुड बी हीटेड टू डबल इट्स प्रेशर। यानी कि इनिशियल प्रेशर की मैं बात करूँ तो लेट्स से x, तो फाइनल प्रेशर वो चाह रहा है कि इनिशियल के डबल हो जाए यानी कि 2x। ठीक है, इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड बाय 15%। देखो मुझे नहीं पता इनिशियल वॉल्यूम कितना है, लेट्स से y। फाइनल वॉल्यूम को वो ये कह रहा है कि जितना भी इनिशियल था उस इनिशियल के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या कर दिया है आप लोगों का, बाय 15% घटा दिया है। ठीक है, बाय 15%। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मान लो कि पहले वॉल्यूम 1 लीटर था तो अब वॉल्यूम आपका कितना हो गया होगा, उसका 15% कम। 15% यानी कि 1 माइनस 0.15 बराबर 1 माइनस 0.15, इतना कम हो गया होगा। तो यानी कि अब आप लोगों के पास वॉल्यूम कितना है, 0.85 है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो काम किया गया ये 75 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, उसने क्या किया था, आपका नया वाला मतलब जो 75 डिग्री सेल्सियस था, 75 डिग्री सेल्सियस पे महाराज ने ये सारी हरकत की थी। अब वो बोल रहा है कि कितना टेम्परेचर आप रखोगे ताकि ये पर्टिकुलर प्रोसेस आप लोगों की क्या है, हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो क्या करें, यहाँ पे तो कोई भी लॉ नहीं लग रहा, तो ऐसे में लॉ का इंतज़ार थोड़ी ना करना है हम लोगों को। हम लोगों को भगवान ने अक्ल दी है ना, क्या दी है बताओ, कि अगर लॉ नहीं लगे तो एक नॉर्मल PV इक्वल टू NRT का प्रयोग करो, मोल्स कांस्टेंट रखो, R कांस्टेंट रखो, तो इस हिसाब से बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में बोलो कितना T2। अब P1 आपको कितना दिया है x, ठीक है, V1 आपको लिया है अपन ने 1 लीटर, T1 टेम्परेचर 1 आप लोगों के पास कितना है, बस आपको वो देखना है। तो टेम्परेचर 1 की अगर मैं बातचीत करूँ तो वो आपको दिया है क्या, 75 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो 75 में उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 348, ठीक है, इक्वल टू P2 वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ x, उसका वॉल्यूम हो गया 0.85, ठीक है, अपॉन में T2, x गया। अच्छा, T2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 85 का डबल 170, 170 में पॉइंट लगा देंगे
तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय बोलो कितना कर लो 348। तो ये मुझे टेम्परेचर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 348 ये निकल के आता है 591.6। इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं 273 केल्विन, ताकि मेरे को डिग्री में कितना आंसर मिल रहा है ये पता चल जाए। तो 318.6 डिग्री सेल्सियस ये मेरा आंसर डिग्री में आया। अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन है नियरेस्ट ऑप्शन है 5 का ए। तो करेक्ट आंसर प्रियांशु कह रहा है कि ए है। तो ए है भी प्रियांशु, लेकिन वो कह रहा है कि उसका बी आया, उसने अपना अटेम्प्ट भी भेजा है। तो उसके अटेम्प्ट में गलती कहाँ हुई है वो देखने दो मुझको। उसने भी वही किया था कि वॉल्यूम को उसने 1 मान लिया, वो भी उसका सही था। प्रेशर को उसने 2p किया, ये भी उसका सही था। उसने फाइनल वॉल्यूम को प्रियांशु तुमने लिखा है 17/20, ठीक है। अब ये 17/20 उसका कैसे आ रहा है, इनिशियल वॉल्यूम उसने 1 माना, उसमें से वो 15% माइनस कर रहा है। 15% यानी कि कितना, 15/100। तो उसने 15 को 5 के टेबल से कैंसिल करके 3 लिखा, और 100 को उसने कैंसिल करके 20 लिखा। तो उसका फाइनल आ रहा है 17/20। सही प्रियांशु, ये तो आपका, आपने 1.7। ओ पागल इंसान, गधे, मैं क्या बोलूँ। तुम, उसका भी आंसर सही आया है, उसका आंसर भी एग्जैक्टली इतना है। उसका आंसर बस 591 आया है, मेरा 591.6 है। महाराज ये केल्विन में आया है, क्योंकि हमने ये वाला टेम्परेचर केल्विन में पुट किया है। और ऑप्शन देखो ना डिग्री में है, ये देखो डिग्री। हे भगवान, यानी कि आप जब आंसर निकालते हो ना, तो मैं बता दूं आपका निकाला हुआ आंसर ऑप्शन में होता ज़रूर है, ताकि आप जैसे लोग उसको गलत कर दो। आपको फूक के कदम रखने हैं। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी सारी कैलकुलेशन सही थी, वो यहाँ तक पहुँचा भी था, बट उसने ये आंसर केल्विन में निकाला है, जो कि क्या होना चाहिए आप लोगों का, डिग्री में होना चाहिए, है ना। तो डिग्री, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको -273 करेंगे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। ध्यान रखना, दूसरों की गलती से सीखो। अच्छा, उसके अलावा एक और डाउट है, कौन सा है उसका देखने दो। क्वेश्चन नंबर 15 एक और डाउट है, निकालने दो 15, ठीक है। क्या दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये भी कैलकुलेशन वाला काम है, देखते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर अ गैस ऑक्यूपाइज इतना सीसी मतलब ml। इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, अच्छा 1.5 मतलब 1.5 गुना बढ़ा दिए भाई। एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम, अरे ये भी कैलकुलेशन वाला काम है। देखो कंडीशंस बना लेते हैं। आपको T इनिशियल दिया है 273 केल्विन। देखो किसी भी PV = nRT को या किसी भी रियल गैस इक्वेशन को यूज़ करते वक्त टेम्परेचर केल्विन में रखा करो, ठीक है। अब बात आती है T फाइनल की। तो T फाइनल वो तो भैया निकालने का है, ठीक है, निकाल लेंगे इसको, क्वेश्चन मार्क। P इनिशियल मुझको दिया है 1 atm, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 atm। और P फाइनल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम, मतलब जितना है उसका 1.5 गुना, ठीक है। जितना अभी है उसका वो 1.5 गुना प्रेशर 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया, टाइम्स, ठीक है। वहाँ पे वर्ड जो होते हैं ना इंग्लिश के, ये इंग्लिश के वर्ड्स तुम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर वहाँ बोलता 1.5 बाय या टाइम्स, तो ये अंतर है ना। कैसे अंतर है, वो मल्टीप्लाई बोल रहा है कि पहले वाला जितना था उसके रिस्पेक्ट में हम 1.5 गुना बढ़ गए हैं। तो पहले वाला तो आपका कितना था, 1 था, उसके रिस्पेक्ट में 1.5 गुना हो, मतलब अभी आप बेसिकली कितने हो, अभी आप बेसिकली 1 हो, सॉरी 1.5 हो। तो इसको मैं 1.5 atm लिख सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देख लो, फटाफट ढूंढ लो। वॉल्यूम पहले इतना था 100 cc, ml में है वॉल्यूम, हाँ ठीक है। वी इनिशियल 100 ml, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है एंड टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्या, ओ माय गॉड, ये आपको फाइंड करना है, सॉरी माय मिस्टेक। टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो टाइम्स नहीं बोला है, यहाँ बाय बोला है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर जितना भी था वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसमें आप 1/3 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डालोगे, ठीक है। ये
तो इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है, इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ। 273 प्लस 1/3 ऑफ, उसमें आपको ऐड करना है 273 कॉमन निकालो, 1 + 1/3 बचेगा, दैट वुड बी 3 + 1 4/3, तो ये 4/3, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो 4 1 ज़ा और 9 4 ज़ा 36, यानी कि आप लोगों का जो नया वाला टेम्परेचर है वो 364 केल्विन है। अब बस वही P1 V1 P2 V2 तुम यूज़ करो, ये चीज़ तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट उसका डाउट एक्चुअली ये था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या मैं ज़ीरो लूँ। देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन को कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, बराबर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन वाले की थोड़ी सी भाषा की गंदगी है और कुछ नहीं। वो बेसिकली उस 0 डिग्री सेल्सियस को वो क्या ले रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान रहा है। कायदे से मानना उसको किसको चाहिए, 0 केल्विन को, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट लेते हैं, बट इस क्वेश्चन में ये इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान रहा है, और जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 273 होगा। अदरवाइज आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले लोगे 0 केल्विन, तो फिर ऐसे केस में तो आपका नया वाला टेम्परेचर तो फिर तो 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन मान के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, 0 केल्विन मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी, तो नया वाला टेम्परेचर तो 1/3 टाइम्स वो तो पता 0 ही हो जाना है फिर तो उसने, है ना। तो ऐसा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो इसका मतलब आपको उसको 273 लेकर चलना, ना कि 0, ठीक है। अब क्या है, एक और क्वेश्चन है उसका, क्वेश्चन नंबर 12 तो देखो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्लियर हो गया है हमारा डाउट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, उसका डाउट सुन लो क्या है। उसका आंसर सी आ रहा है, पूछ रहा है कि ए वाला कैसे करेक्ट है। अच्छा देख लेते हैं गलती क्या की है वहाँ पे। PV = nRT का उपयोग किया है उसने, बाय P1/P2 अपॉन N1/N2 लगाए हैं। इनिशियल मोल्स उसने निकाले, जैसा कि मैंने कहा था कि वो निकाल सकता है एक इंसान इनिशियल मोल्स, ठीक है। इनिशियल मोल्स निकालने में कोई बुराई नहीं है, निकाल लो। तो इनिशियल मोल्स उसके पास समथिंग समथिंग कुछ आए। फिर उस इनिशियल मोल्स को निकालने के बाद प्रियांशु ने किया है P1/P2 = N1/N2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है, तो उसने यहाँ पे प्रेशर को रखा 1 और P2 को रखा 0.75। 0.75 क्यों रखा? अच्छा 570 mm है, तो उसने उसको कन्वर्ट किया होगा यूनिट, मेरे को देखना पड़ेगा कन्वर्जन सही है क्या। हाँ कन्वर्जन भी इसका सही है 0.75। तो N1 यहाँ से आया लड़के का 0.9, मैं उम्मीद कर रही हूँ प्रियांशु ये सही है। और यहाँ से उसने N2 कैलकुलेट की, N2 उसकी निकल के कितनी आई है, हे भगवान, एक तो हैंड राइटिंग भी इसकी समझ में नहीं आती है। 0.0728 ये उसका निकल के आया। लेकिन ध्यान दो यहाँ प्रियांशु से गलती क्या हुई, वो ये कह रहा है कि सी उसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को जब मैं अभी सॉल्व कर रही थी श्रेयन के डाउट के दौरान, तो मैंने क्या कहा था, लोगों से क्या गलती हो सकती है, वो उस N2 को ही मान लेंगे कि वो उनका आंसर है। भैया नहीं, N2 तो वो मोल्स हैं जो अभी कंटेनर में बचे, और अगर आपको ये बताना है कि कितने मोल्स एस्केप्ड हुए, तो एस्केप्ड मोल्स के लिए तुम्हें जितने थे वर्सेस जितने बचे वो माइनस करना पड़ेगा ना। सो देयरफॉर अगर तुम 0.9 तुम्हारे पास पहले थे, 0.09 अगर तुम्हारे पास पहले थे, अभी 0.07 है, तो ये होगा ना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे तुमसे ये गलती हुई है कि जो N2 आया है उसी को तुमने अपना एस्केप्ड मोल मान लिया है। वो तुम्हारा एस्केप्ड मोल नहीं है, वो प्रेजेंट मोल है कि अभी 570 mm ऑफ Hg पर मेरे पास इतना पर्टिकुलर मोल्स बचा है भाग जाने के बाद। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? अच्छा ये डिस्कस नहीं हुआ है ना, ठीक है। इसका मैं ये कैलकुलेशन जो मैंने किया है मैं मिटा देती हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए है, ठीक है। देखो क्या है, विच इज करेक्ट कर्व। चलो बढ़िया, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता क्या है, अगर किसी को अब यही नहीं पता तो 3 लॉ पढ़े थे, बोयल सबको याद होता है। चार्ल्स और गेस लुसैक के बीच में कन्फ्यूजन होता है, मेरे को तो अभी भी होता है, ठीक है। अभी भी मुझे हो जाता है कि अगर मेरे को सडनली कोई पूछ लेगा कि अच्छा चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो मैं भूल जाऊंगी एक दफ़ा के लिए कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। तो प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा अब ध्यान रखना, चार्ल्स लॉ जब तुम्हें पढ़ाए थे तो वहाँ 2 ग्राफ पढ़ाए थे, जब टेम्परेचर एक बार डिग्री सेल्सियस में होता है और एक बार टेम्परेचर आपका जब केल्विन में होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कर्व। अभी
वो जो तुम्हें उस वक्त उस ज़माने में जो नोट्स पढ़ाए गए थे उसको तुम्हें अगर याद है तो भैया काम है, नहीं तो गए तुम। चलो देखो कहाँ है कहाँ है। अच्छा, यहाँ तो सभी के सभी आप लोगों के दिए हैं। पहले यहाँ पे कर्व आपका देखो v/t, ये वाला वो पूछ रहा है, तो क्या ये सही होगा अगर प्लॉट किया गया तो देखो अगर v प्रोपोर्शनल टू t है तो बेसिकली मैं इसको लिख सकती हूँ v इक्वल टू के टी, यानी कि ये y इक्वल टू एम एक्स वाले टाइप का कर्व है। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स वाले टाइप का कर्व है तो ये ऑब्वियस है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले कैटेगरी का होगा। तो सी ऑप्शन में मुझे ऐसे तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हाँ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसमें क्या गलती हो सकती है, कोई गलती नहीं होगी, एकदम परफेक्ट है वो तो। ठीक है, वहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, मतलब स्लोप आपकी tan 30 यानी कि कितना आपका हो जाएगा 1/√3। ठीक है, चलो ये भी है, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा इसमें, राइट नॉट टिल, मुझे अभी तक यहाँ कुछ गलत नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद अभी और बाकी भी ऑप्शंस दिए हैं, बट बाकी ऑप्शंस को देखने से पहले जो सबसे सिंपल ऑप्शन था यानी कि सी वाला, उसमें तो तुम श्योर हो ना कि वो सही है, तो वो मायने रखता है। क्या तुम श्योर हो कि वो चीज़ सही है, कि वो हम जो बता रहे हैं सी वाला कि वो सही होगा? अरे हाँ, y इक्वल टू एम एक्स, तो इसके लिए मायने करते हैं नोट्स। जब तुम्हें चार्ल्स लॉ पढ़ाया गया था तो उस चार्ल्स लॉ को पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया गया था कि दो ग्राफ बनते हैं, एक बनता है आप लोगों के केल्विन वाले के लिए और एक बनता है आप लोगों के डिग्री सेल्सियस वाले के लिए। अभी अगर पेपर में ऐसा लिखकर नहीं आया कि ये केल्विन वाला है कि ये आपका डिग्री वाला है, तो आपको तो यही मान के चलना है कि वो केल्विन वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हम लोग लेते हैं वो तो यही होता है, बराबर। अच्छा ठीक है, हम तो यही मान के चल रहे हैं। अब देखो आगे और भी हिंट दी है कि 0.82 ATM प्रेशर रखा गया है और 10 मोल की आइडियल गैस है। हे लो, अब इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं? तो देखते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर कितना दिया है आपको 0.821, वॉल्यूम को आप भूल जाओ, मोल्स आपके पास दिए 10, R की वैल्यू 1/12। अच्छा 1/12 नहीं लिखती इस बार मैं लिखती 0.0821 इंटू टी। अब अगर मेरे को कोई यहाँ से पूछेगा कि आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आप इसको लिख सकती हैं ये 0.0821 अपॉन में 0.821 इंटू टेम्परेचर, इसकी आप कैलकुलेशन बताओ कितनी आती है? तो मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। मैंने कैलकुलेशन की तो जो भी था आप लोगों का मल्टीप्लाई उसको कर लिया। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये जो वैल्यू है ये तो 1 आ रही है, मतलब v इक्वल टू 1t आ रहा है। अब अगर ये 1t आ रहा है मतलब ये 1 मेरा m है, और अगर ये m है मतलब मेरा स्लोप क्या आता है बोलो? इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए मेरा स्लोप आ रहा है 1, और स्लोप अगर आ रहा है 1 तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, और सी ऑप्शन में थीटा बराबर 30 डिग्री दिया, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर ग्राफ गलत है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा लोग सी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे कि हाँ करके भैया ये करेक्ट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ग्राफ में तो हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, बट वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ थीटा की क्या अहमियत है, इसीलिए थीटा को इज्जत दी गई है। आई होप सो कि मैं क्लियर हूँ। अब बचे 3 ग्राफ्स। अब मैं खुद पेपर अगर दे रही होती तो मैं कौन से ऑप्शंस को पहले सॉल्व करती? मैं डी ऑप्शन पहले सॉल्व करती, बिकॉज लॉग वाले कैलकुलेशंस फिलहाल करना बहुत ही आसान है। क्या होता है देखो, v इक्वल्स टू के टी, आप दोनों तरफ लॉग ले लो, क्या हो जाएगा? लॉग v इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग t। मानते हो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाइए। लॉग v को देखो कहाँ प्लॉट किए हैं आप? y एक्सिस पे। लॉग t को कहाँ प्लॉट किए आप? x एक्सिस पे। तो ये ग्राफ हो रहा है आप लोगों के mx प्लस c वाले फॉर्मेट का, जहाँ पे m फिलहाल इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखकर आप m की वैल्यू को अगर कंपेयर करने को मैं बोलूँ तो m कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब फिर वही बात, अगर m बराबर 1 आ रहा है तो थीटा बराबर बोलो कितना होना चाहिए? 45। यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है? 135। अगर थीटा बराबर 135 है मतलब tan 135 कितना होता है? -1, मतलब स्लोप तो -1 है, बट होनी चाहिए कितनी? 1। इसीलिए ये ग्राफ गलत है। ठीक है, तो क्यों मैंने सी और डी को भगाया ये तो क्लियर है। अब हमें 50-50 वाला मौका मिला है केबीसी का, ए और बी में आपको तुक्का मारना है कि कौन सा सही है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला ग्राफ जो है वो v/t वर्सेस v का है, दूसरा वाला ग्राफ v² t वर्सेस v का है।
ठीक है, कोई भी एक ग्राफ प्लॉट करके देखना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। तो कैसे प्लॉट करें ये वाला ग्राफ? तो देखो इक्वेशन है मेरे पास v इक्वल्स टू के टी। मुझे आपके क्या नाम है उसका y एक्सेस पे v स्क्वायर चाहिए। अगर मुझे y एक्सेस पे v स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और क्या कर सकती हूँ? ठीक है, करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई। कहाँ गया सवाल? दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू के टी वी। टी को डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि ग्राफ वाला बोल रहा है कि v स्क्वायर के नीचे t चाहिए, इक्वल टू के वी। तो ये है आपका। अब ये v स्क्वायर बाई टी आप y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो और इस v को आप x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, और यहाँ पे आपको कोई भी प्लस सी वाला फॉर्मेट नहीं दिख रहा, यानी कि ये इक्वेशन y इक्वल टू mx वाले फॉर्मेट की है। क्या सही ग्राफ प्लॉट हुआ है? हाँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर मैं पूछूं कि यहाँ स्लोप बराबर कितनी, ठीक है, तो जैसे कि मैं जानती हूँ कि ऊपर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के टी के सामने वाला जो कांस्टेंट है यहाँ पे हियर के की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी कि यहाँ पे स्लोप बराबर कितना है? 1 है, यानी कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 45। इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा अब ए ऑप्शन में क्या गलती है बताओ? अब देखो सिंगल चॉइस है, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती कि ए ऑप्शन में क्या गलती है। 3 में मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुकी हूँ, तुम्हें ढूंढना है तो तुम ढूंढ सकते हो। ठीक है, डन, ओके। तो ये प्रियांशु के डाउट्स थे, मैं एक बार देख लेती हूँ कि और भी किसी ने भेजे हैं क्या। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स बता दिए हैं, बट लेट मी चेक, हो सकता है किसी ने भेजा हो। नहीं, ठीक है, चलो इधर भी नहीं है। और कुछ लोगों का तो मैसेज करते ही नहीं है, उनका मैं क्या बोलूँ। ठीक है, क्लियर है, जितना तुम लोगों ने मुझसे पूछा था मैं सारा बता चुकी हूँ। होप्सो की चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। जहाँ तुमने कैलकुलेशन एरर की है, जहाँ पे तुम लोगों ने यूनिट्स की एरर की हैं, उसको थोड़ा मत करना, आगे के लिए थोड़ा काम ध्यान से करना। ठीक है, फिलहाल इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं। और जो तुम लोगों का क्या कहते हैं एरोमेटिसिटी के डाउट्स हैं, उस पर भी मैं बातचीत कर लेती हूँ, बट इसके बाद वाले वीडियो में।